हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस बिहार स्पेशल वीडियो में। जो बिहार का ज्योग्राफी पोर्शन चल रहा है उसी में अभी 2-3 वीडियोस और आएंगे। उसी क्रम में हम लोग एक छोटा सा वीडियो है आज बिहार की मिट्टियां, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको मेंस में भी अगर कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी पढ़ने को मिलेगा, और पीटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो एक बार मैप को अगर अच्छे से समझ लीजिएगा तो ज़्यादातर प्रश्न इस चैप्टर को जो बनते हैं वो मैप की बारीकी से ही जुड़ा होता है। यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस मैप को समझ लेने की ज़रूरत है। बिहार का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, और बिहार के मैप के बीचों बीच जो ये लाल रेखा दिखाई दे रही है ये वास्तव में गंगा नदी है। और आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि गंगा नदी जो है वह लगभग बिहार को 2 भागों में बांट देती है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग उत्तर बिहार और नीचे वाले पार्ट को दक्षिण बिहार के नाम से जानते हैं। तो ये जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार हो जाता है, तो आपने बिहार की नदियां चैप्टर में क्या देखा था कि उत्तर बिहार में हिमालयन नदी बहती है, और हिमालयन नदी ज़्यादा वर्षा वाली होती है, यानी ज़्यादा जल संग्रहण वाली होती है। नतीजा ये होता है कि इस क्षेत्र में बाढ़ अधिक आते हैं, और जिन क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आते हैं उन क्षेत्रों में जो मिट्टी बनती है उसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण ही वर्षा के कारण या बाढ़ के कारण होता है। और जब बात करते हैं दक्षिण बिहार की तो यहाँ वर्षा भी कम होती है, और इस क्षेत्र में जो नदियाँ हैं वो पठारी नदियाँ हैं जिनमें बाढ़ कम आते हैं, तो ये सूखे के चपेट में अधिक रहते हैं। तो यही कारण है कि उत्तर बिहार की नदियों के कारण तथा वर्षा के कारण, जैसे एक पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि 125 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है बिहार में, लेकिन अगर इसी औसत को तोड़ दिया जाए तो उत्तर बिहार में लगभग 140 से 130 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और जब हम आते हैं दक्षिण बिहार में तो ये 100 से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो वर्षा की मात्रा, जल की मात्रा, बाढ़ की मात्रा, ये सभी अलग अलग है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में। यही कारण है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में जो डेवलप हुई मिट्टी है उसमें भी एक बारीक अंतर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपने बिहार के भौतिक संरचना में क्या देखा था कि ये ऊपर वाला हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र नेपाल के हिमालय से जुड़ा हुआ है, दक्षिण वाला हिस्सा पठार से जुड़ा हुआ है। तो ये इसके भौतिक स्वरूप में अंतर होने के कारण, इनके जल की क्षमता में अंतर होने के कारण बिहार में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, और इन्हीं मिट्टियों का अध्ययन हम इस मैप पे करने वाले हैं, और चुटकियों में ये हम लोग याद कर लेंगे और इससे जुड़े हुए पॉइंट्स को या ऑब्जेक्टिव्स को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिट्टी, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि यह बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, शिवालिक की श्रेणी है, और दक्षिणी भाग जो झारखंड है वह दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र है। तो क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों का यूज आपको मिट्टियों के दौरान पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर बिहार की ओर आते हैं। उत्तर बिहार में हमने देखा था भौतिक स्वरूप में कि ये जो हिस्सा है उत्तर पश्चिम बिहार का, जो पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है, ये वास्तव में यह वह हिस्सा है जहां पर शिवालिक श्रेणी पाई जाती है। और इस शिवालिक श्रेणी से उत्तर पश्चिम के इस हिस्से में शिवालिक श्रेणी में जो मिट्टी पाई जाती है वह हिमालयन जड़ों से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है पर्वत पादीय मिट्टी। इसे पर्वत पादीय मिट्टी या हिमालयन मिट्टी के नाम से भी जान सकते हैं। वास्तव में हिमालय के जड़ों से जुड़े होने के कारण इस मिट्टी का निर्माण इस क्षेत्र में होता है। तो इस मिट्टी की खासियत ये होती है कि थोड़े कंकरीले हैं, पथरीले हैं और अनउपजाऊ है, यानी यहाँ उर्वरता कम है। दूसरा, इससे जो क्वेश्चन पूछता है कि पर्वत पादीय मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो अगर आप मैप जानते हैं तो हमेशा ऊपर में नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर साउथ। तो इस तरह से ये नॉर्थ और वेस्ट में है। तो पर्वत पादीय मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में, तो उत्तर पश्चिम में। इसके अलावा अगर ये पूछा जाता है कि ये स्पेशली किस जिले में, तो पश्चिमी चंपारण में। तो पर्वत पादीय मिट्टी से ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं बनेंगे, बस याद रखना है शिवालिक की जड़ों से जुड़ी हुई मिट्टी है, और इसके कारण ये उत्तर पश्चिम भाग में है, और चंपारण पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में पाई जाती है। अब आते हैं तराई मिट्टी। तराई मिट्टी क्या है, तो वास्तव में ही नेपाल से सटे हुए बिहार के जो सीमावर्ती भाग है, इसी सीमावर्ती भाग में तराई मिट्टी पाई जाती है। अब नेपाल से जुड़े हुए ये सीमावर्ती क्षेत्र जो यहाँ चंपारण से शुरू होकर के यहाँ किशनगंज तक जाता है, यह पतली एक
पट्टी जैसी बनी है, इसी मिट्टी का नाम दिया गया है तराई मिट्टी। वैसे आप वर्ड भी सुनते होंगे नेपाल की तराई में, तो वास्तव में नेपाल की तराई है, पहाड़ी क्षेत्रों का जो निचला हिस्सा होता है वो तराई के रूप में जाना जाता है। तो वही यह निचला हिस्सा है जो बिहार के सीमा से सटा हुआ है। इस तराई मिट्टी की क्या खासियत है, क्या प्रश्न बनेंगे? तो पहला प्रश्न, यह बिहार के किस क्षेत्र में है? तो यह बिहार के उत्तर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। यह चंपारण से लेकर के किशनगंज तक इसका विस्तार है और इस मिट्टी की खासियत है कि दलदली है और थोड़ा सा जल जमाव की समस्या देखने को मिलती है। यही कारण है कि इस मिट्टी में अगर फसल की बात करें तो थोड़ा बहुत धान की खेती और जूट की खेती और गन्ने की खेती इस क्षेत्र में की जाती है। तो तराई मिट्टी से बस 3-4 पॉइंट के ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, आसानी से आप इसे देख सकते हैं। अब आते हैं, इस उत्तर बिहार का जो मैक्सिमम पार्ट है वो 90% भाग जलोढ़ मिट्टी का है। उत्तर बिहार का 90% भाग लगभग जलोढ़ मिट्टी है। और आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में तोड़ करके देखा जाता है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होते हैं, जिनका निर्माण बार बार बाढ़ के दौरान होता है, उन्हें हम खादर कहते हैं। और वैसे जलोढ़ मिट्टी जो थोड़े पुराने होते हैं, उन पर बाढ़ कम आते हैं, उन्हें हम बांगर कहते हैं। तो उत्तर बिहार के इस मिट्टी को हम लोग बांगर और खादर में बांट करके देख सकते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि उत्तर बिहार में घाघरा नदी है, गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, बागमती है, कमला है, सोन है, महानंदा है, तो इन नदियों के होने के कारण इन नदियों, सॉरी माफ कीजिएगा, सोन, यहाँ पर कोसी है, और इन नदियों के होने के कारण क्या है, इस क्षेत्र में ज्यादातर खादर मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? खादर मिट्टी। लेकिन वह नदियों का क्षेत्र जहां 2 नदियों के बीच गैप बन जाता है और उस गैप क्षेत्र में बाढ़ कम आते हैं, उन क्षेत्रों में स्पेशली बांगर मिट्टी पाई जाती है। अब जैसे घाघरा नदी है, गंडक नदी है, इस क्षेत्र के बीच को हम लोग दोआब कहते हैं। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। आब का मतलब होता है पानी, तो 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब क्षेत्र कहते हैं। और कई बार ये दोआब क्षेत्र कई बार बाढ़ से बच जाते हैं, और बाढ़ से बचने के कारण वहां जो मिट्टी डेवलप हो जाती है वो क्या हो जाती है? बांगर मिट्टी। तो बस याद रखना है कि बिहार के उन दोआब वाले क्षेत्रों में जहां निरंतर बाढ़ नहीं आता है, वहां बांगर है। इसका एक व्यवस्थित विभाजन आपको जल्दी मैप में नहीं मिलेगा। कारण यह है कि किसी क्षेत्र में कोई बांगर कभी बाढ़ आने से जलोढ़ में परिवर्तित हो जाता है, तो फिर जलोढ़ को कहां हम व्यवस्थित करें, इसलिए मैप में थोड़ा सा इसके फिगर को लेकर के कठिनाई हमेशा से रही है। लेकिन खास करके आपको ये याद रखना है कि दोआब में पाए जाने वाला वह क्षेत्र जो बाढ़ से बच जाता है वो क्या हो जाता है? बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी से क्या प्रश्न आते हैं? बांगर से प्रश्न ये आते हैं कि इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न यहां से ये आता है बांगर मिट्टी से सिंपल प्रश्नों में कि यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है, और यदि इसमें सिंचाई की व्यवस्था कर ली जाए, पानी की व्यवस्था कर ली जाए, तो जितने भी खाद्यान्न फसल होते हैं, धान, गेहूं, मक्का, चना, अरहर, ये सभी के लिए उपजाऊ साबित हो जाते हैं। तो ऐसे में बांगर मिट्टी एक तरह से उपजाऊ मिट्टी है और बिहार के, उत्तरी बिहार के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो बाढ़ से बचे हुए हैं। अब आ जाते हैं खादर मिट्टी की ओर। खादर मिट्टी वह होती है जो नवीन जलोढ़ है। नवीन जलोढ़ मैंने अभी चर्चा किया कि वे नदियों के द्वारा वैसी मिट्टी जो प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण क्या हो जाते हैं? बनते हैं। तो वैसे मिट्टियों को ही नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और इसे ही हम खादर मिट्टी कहते हैं। तो उत्तर बिहार में यदि मैक्सिमम भाग में कोई मिट्टी मौजूद है तो वह खादर है, और खादर और बांगर दोनों को कंक्लूड करें तो 90% के ऊपर है। तो खादर मिट्टी की विशेषता क्या होती है कि यह निरंतर बाढ़ से बनते हैं, इसलिए सबसे उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आते हैं। उपजाऊ होने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार के फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का, दलहन आदि उपजाए जाते हैं। लेकिन खादर वाले वह हिस्से जहां पर पानी अधिक होते हैं, बाढ़ के कारण पानी अधिक आ जाते हैं, तो उन्हीं क्षेत्रों में जूट की खेती विशेष रूप से की जाती है, जिसे हम लोग पटसन के नाम से जानते हैं। तो आप कोसी घाटी को जान रहे हैं, कोसी नदी को। कोसी नदी का क्षेत्र बाढ़ के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि पूर्णिया, कटिहार,
आदि का क्षेत्र अपने जूट उत्पादन के लिए भी जाना जाता है और यह प्रश्न 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी। तो चूंकि चंपारण में भी नदियां हैं, मुजफ्फरपुर में भी नदियां हैं और दरभंगा में भी नदियों का विस्तार है, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी वो खादर होगी। यदि खादर ऑप्शन में नहीं है तो जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से कई बार आपको उत्तर चुनने पड़ते हैं। तो उत्तर बिहार की मिट्टी को आसानी से आप समझ गए होंगे। एक पर्वतपादीय मिट्टी, दूसरा तराई मिट्टी, तीसरा बांगर मिट्टी और चौथा खादर मिट्टी। और चारों की क्या खासियत है, क्या उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको आपने आसानी से समझ लिया होगा। अब आते हैं इस गंगा नदी के दक्षिणी भाग में। जिस दक्षिणी भाग में नदियों की संख्या भी कम है, जैसे कुछ नदियां तो है वैसे, कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, लेकिन इन नदियों की खासियत ये है कि ये चूंकि पठारी क्षेत्र से आती है तो इन्हें बरसाती नदी भी कहा जाता है, क्योंकि वर्षा के दिनों में ही इन नदियों में पानी होती है। इसके कारण इस क्षेत्र में पानी का थोड़ा अभाव होता है और वर्षा की मात्रा भी उत्तर बिहार की तुलना में कम है। नतीजा ये निकलता है कि इस क्षेत्र की मिट्टी की खूबियां अलग हैं। अब इस क्षेत्र की मिट्टी अलग क्वालिटी की है, कुछ विशेष गुण वाले हैं। ऐसे तो बिहार में अधिकांश मिट्टियां जलोढ़ के ही हैं, लेकिन थोड़े थोड़े गुणों के कारण उसको थोड़ा अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे आते हैं उदाहरण के लिए टाल मिट्टी। गंगा नदी के किनारे के क्षेत्रों में, यहाँ आप बक्सर से शुरू करेंगे और यहाँ आप भागलपुर में ख़त्म करेंगे, तो 8 से 10 किलोमीटर का जो रेंज है गंगा नदी के किनारे का, वह क्षेत्र बाढ़ के दिनों में पानी से जलपूर्ति हो जाता है, फिर बाद में पानी वहाँ समाप्त हो जाता है और यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाता है रबी फसल के लिए। रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ, आप सरसों, आलू, सब्जी, इन सबको देखते हैं। ये फसल विशेष रूप से इस टाल मिट्टी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये टाल मिट्टी क्षेत्र क्या है, तो गंगा के किनारे दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में फैले हुए जो मिट्टी की एक पट्टी है, उसे ही नाम दिया गया है टाल मिट्टी। यहाँ से बस एक प्रश्न, रबी फसल के लिए उपयुक्त होता है और गंगा के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और वर्षा के दिनों में, बाढ़ के दिनों में जलपूर्ति से भरा रहता है, लेकिन बाद के दिनों में यहाँ अच्छी खेती हो जाती है। अब आते हैं इस क्षेत्र में, ये कॉर्नर वाला हिस्सा आप जानते होंगे, ये है कैमूर का पहाड़ी क्षेत्र। कैमूर का पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कैसी मिट्टी होगी, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि वहाँ मिट्टी पाई जाती है लाल और बलुई। इस पहाड़ी क्षेत्र में जो कैमूर और थोड़ा सा रोहतास में फैला हुआ है, इस लाल बलुई मिट्टी की खासियत ये है कि ये अनुपजाऊ होते हैं। ठीक है, कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, लाल और बलुई मिट्टी होती है और ये लाल बलुई मिट्टी कम उपजाऊ होगी। क्या होगी, कम उपजाऊ। अब कम उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कम उपजाऊ है, नतीजा ये है कि ये लाल बलुई मिट्टी है और यहाँ पर ये पठारी और पहाड़ी क्षेत्र जो है, यहाँ पर कम उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखना है। कैमूर का पठारी क्षेत्र जो है, उसमें ये कैमूर और रोहतास का कुछ भाग आता है जहाँ पर लाल और बलुई मिट्टी पाई जाती है, जो उपज की दृष्टि से थोड़ी कमज़ोर मिट्टी है। अब आते हैं इस भाग की ओर। ये भाग जो आपका दिखाई दे रहा है, ये जो मैक्सिमम भाग है स्पेशली दक्षिण बिहार का, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। अभी हमने चर्चा किया कि चूंकि यहाँ की नदियों में कम बाढ़ आता है, कम बाढ़ आने का मतलब वहाँ पे विकसित जो नदी है, वहाँ जो विकसित मिट्टी होगी वो जलोढ़ मिट्टी में कौन सी मिट्टी हो जाएगी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और इसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करैल कैवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये करैल कैवाल मिट्टी की क्या है खासियत, तो ये यहाँ बक्सर से लेकर के इसके नज़दीकी जितने ज़िले हैं, जिसमें पटना, नालंदा से लेकर के यह भागलपुर तक फैला हुआ है। और इस मिट्टी की खासियत यह है कि यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है
और हमने यहाँ भी चर्चा किया था कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है बशर्ते कि उसे पानी उपलब्ध कराया जाए। तो आपने पढ़ा भी है कि सोन नदी पर जो नहर परियोजना बनाई गई है उसके माध्यम से इन क्षेत्रों में इधर बक्सर की ओर और इधर पटना की ओर सिंचाई की सुविधा दी जाती है। तो इन सिंचाइयों के कारण इस क्षेत्र की मिट्टी में उपज बढ़ाने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है और ख़ास करके यहाँ पर रबी फसल के साथ साथ खरीफ फसल की भी कृषि की जाती है, लेकिन इस क्षेत्र में रबी की थोड़ी प्रधानता अधिक है। ठीक है, अब आते हैं और अगर बात करें इन क्षेत्रों में तो ये जो नालंदा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि नालंदा जो है अपने सब्जी उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है। तो चूंकि यहाँ पर एक उपजाऊ मिट्टी भी है और सिंचाई की सुविधा हो जाने के कारण नालंदा अपने सब्जी उत्पादन के लिए विशेष रूप से बिहार में जाना जाता है। तो आपने दक्षिण बिहार में 3 मिट्टी देखा, टाल मिट्टी, इसके अलावा लाल एवं बलुई मिट्टी, इसके अलावा पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे कैरल कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और अब देखते हैं यह झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है उस पठारी क्षेत्र से जुड़े हुए एक मिट्टी का प्रकार है जिसको हम लोग लाल एवं पीली मिट्टी, और कहीं कहीं लाल एवं इसका थोड़ा सा भाग काली मिट्टी का भी है, तो लाल एवं पीली मिट्टी या लाल एवं काली मिट्टी भी लिख देता है। तो यहाँ लाल एवं पीली मिट्टी जो है यह पठारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ मिट्टी है जो खास करके झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी की खासियत यही है कि चूंकि लाल है तो आयरन की मात्रा अधिक है, आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका कलर लाल होता है, और जब पानी अधिक मिल जाता है तो ये पीली मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। और लाल और पीली मिट्टी अपने कम उपज के लिए जाने जाते हैं। ये वैसे क्षेत्र होते हैं जहां मोटे अनाज स्पेशली उगाए जाते हैं, जिसमें आप बाजरा वगैरह और अरहर को जानते हैं। तो मोटे अनाजों के लिए जो है यह क्षेत्र या ये मिट्टी जानी जाती है। तो इस तरह से आपको दक्षिण बिहार में 4 मिट्टी मुख्य रूप से याद रखना है और उत्तर बिहार में 4 मिट्टी। अगर बात करें तो एक मिट्टी और आप पढ़ सकते हैं दक्षिण बिहार में, कगाड़ी मिट्टी बोलते हैं उसे। कगाड़ी मिट्टी वास्तव में क्या है कि नदियों के किनारे जो मिट्टियां पाई जाती हैं उसे कगाड़ी मिट्टी का नाम दिया जाता है। तो दक्षिण बिहार में जो नदियां हैं, सोन है, गंगा है और कई अन्य नदियां जो दक्षिण बिहार में बहती हैं, तो उनके किनारे के क्षेत्रों में एक मिट्टी पाई जाती है, उसे ही कगाड़ी मिट्टी कहते हैं। बस इसे एक पॉइंट के रूप में याद रख सकते हैं कि नदियों के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है। तो इस तरह से हमने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले मिट्टी को पढ़ा। अब मिट्टी को पढ़ने से एक बेनिफिट, आपने नदियों को रिकॉल कर लिया, आपने यहाँ के जलवायु को थोड़ा सा समझा, यहाँ के भौतिक स्वरूप को समझा कि किस क्षेत्र में पहाड़ है, किस क्षेत्र में पठार है, और साथ ही साथ आपने कृषि से जुड़े हुए कई पॉइंट को समझ लिया, क्योंकि कृषि के लिए एक बहुत ही आवश्यक शर्त मिट्टी का अच्छा होना होता है। तो आपने इसमें अच्छे से मिट्टी को समझा तो कृषि को भी समझ लिया। तो जब हम कृषि चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्प करेंगी। उम्मीद करते हैं कि ये बिहार की मिट्टियाँ आपको समझ में आ गई होंगी, याद भी हो गया होगा। बस इसे एक बार रिकॉल कर ले और पेन डाउन कर ले थोड़ा सा कि कौन कौन सी मिट्टियाँ थी। 2 बार देखिएगा वीडियो को, बिंदास याद हो जाएगा और कोई भी प्रश्न मिट्टी से जुड़े हुए आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा पेशेंस रखें, एंजॉय करें, पढ़ाई करें। और ऐसा एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत वीडियो डालिए, बहुत वीडियो डालिए। वीडियो की सीमाएँ हैं, मैं पूरा समय दिन भर वीडियो नहीं बना सकता हूं क्योंकि मैं अकेले रहता हूं, तो सब कुछ मैनेज करना है। मैं चाहता हूं कि आप भी पढ़ें, मैं जितना मेहनत करता हूं उतना मेहनत आप भी करें, तभी जाकर के हम दोनों मिलकर के सफलता का परचम लहरा सकते हैं। तो जो हमारा एडुटेरिया का नारा है 5000, वो तभी पूरा हो सकता है जब आप भी हमारा साथ देंगे तब। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए तथा वीडियो को देखने के लिए।